नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। स्वागत है आपका टॉप न्यूज में। आज बात देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, राज्यों की सुर्खियों पर होगी नजर। बिजनेस और खेल जगत के समाचार भी। शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज हेडलाइन से। आज से उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग सम्मेलन। पीएम मोदी सहित रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष लेंगे हिस्सा। पाकिस्तान को 45 करोड़ डॉलर की अमेरिकी मदद पर भारत ने जताई चिंता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से फोन पर बात। F-16 विमान कार्यक्रम के लिए अमेरिकी ने की थी मदद। आपके पसंदीदा चैनल संसद टीवी की पहली वर्षगांठ आज। लोकसभा अध्यक्ष ने गौरवपूर्ण 1 वर्ष पूरा होने पर दी बधाई। संसदीय और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है संसद टीवी की विशेषता। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्दालेना एंडरसन आज देंगी इस्तीफा। चुनाव परिणाम आने के बाद स्वीकार की हार। स्वीडन डेमोक्रेट से मामूली अंतर से हारी। और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत को दूसरा मेडल मिलने की उम्मीद। ब्रॉन्ज मेडल के लिए महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में निशा दहिया मुकाबले में बुधवार को विनेश फोगाट ने देश को दिलाया था पहला पदक। और टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज उज्बेकिस्तान रवाना होंगे। प्रधानमंत्री 15 और 16 सितंबर को समरकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बैठक में संगठन के नेता पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। और आइए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, आज प्रधानमंत्री रवाना होंगे एससीओ की बैठक के लिए, ऐसे समय में जब वैश्विक परिस्थितियां इस कदर हावी हैं, और एससीओ के महत्व पर मैं चाहूंगी आप प्रकाश डालें, और प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना अहम? देखिए, निश्चित तौर पे अमृता, जिस समय आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है और दूसरी तरफ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भी युद्ध शुरू हो गया है, तो ऐसे में एससीओ का यह जो शिखर सम्मेलन है काफी महत्वपूर्ण है। और जब एससीओ की स्थापना हुई थी उस समय एससीओ को एक सिक्योरिटी ब्लॉक के रूप में देखा गया था, और कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि एससीओ एशिया के एक कोने में नेटो के रूप में विकसित हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन निश्चित तौर पे एससीओ के मुख्य एजेंडे में अभी भी सिक्योरिटी है, एंटी टेररिज्म है, और उसके बाद उसमें जुड़ गया इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल सहयोग। तो अब कह सकते हैं कि एससीओ एक ऑल कम्प्रहेंसिव, एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में विकसित हो रहा है, जिसमें कि 2 महत्वपूर्ण देश भारत और चीन, जो कि बहुत ही तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है, और उसमें रूस जैसा देश जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर स्थापना के समय से ही है। तो ऐसे में एससीओ का यह जो शिखर सम्मेलन है काफी महत्वपूर्ण हो गया है निश्चित तौर पे। और ऐसे में यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन वहां हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा वो अन्य देशों के नेताओं से जब वो रिट्रीट में मिलेंगे, आज रात में रिट्रीट होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर के बाद वहां के लिए रवाना होंगे, और आज रात में जो वहां के जो एससीओ के मेंबर स्टेट हैं उनके रिट्रीट में वो अपनी मन की कुछ बातें कहेंगे। संभावना इस बात की व्यक्त की जा रही है कि रूस के राष्ट्रपति
बताएंगे कि किन परिस्थितियों में उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे इस इलाके में शांति की स्थापना हो। बिल्कुल, यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं अमृता की, देखिए कोविड महामारी के बाद पहली बार इतने सारे नेता एक साथ मिल रहे हैं और क्षेत्रीय अशांति भी काफी फैल गई है। तो ऐसी स्थिति में रूस के राष्ट्रपति का यह जो पोस्चर होगा वो काफी देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल अखिलेश, आपने कहा कि पूरे जो एससीओ संगठन बना, एससीओ संगठन में भारत, चीन और पाकिस्तान 3 ऐसे देश हैं जिनके कई आपसी मुद्दे हैं। हालांकि इन आपसी मुद्दों को उठाया नहीं जाता, लेकिन एक जो संपूर्णता में अगर देखेंगे तो जो सीमाई संप्रभुता है, जो आतंकवाद का मामला है, दूसरे देश के अंदर आतंकवादियों को भेजने का मामला है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग और टेरर फाइनेंसिंग का मामला है, ये सारे मामले ऐसे हैं जो एससीओ के लिए काफी रिलेवेंट है और अगर देश स्पेसिफिक नहीं भी हो तो पूरे इलाके को ये प्रभावित करते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान की स्थिति, अफगानिस्तान में तालिबान अभी शासन में है लेकिन एससीओ का कोई भी सदस्य उसे मान्यता नहीं देता है। अफगानिस्तान में किस तरह की स्थिति बनेगी, तालिबान किस तरह से अपने आप को रिफॉर्म करे ताकि जो इस क्षेत्र के देश हैं कम से कम वो उसे मान्यता दे। अफगानिस्तान एससीओ का एक ऑब्जर्वर स्टेट है लेकिन अफगानिस्तान का कोई प्रतिनिधि एससीओ में नहीं आ रहा है क्योंकि एससीओ ने उसे निमंत्रण नहीं दिया है। तो ये सारी बातें हैं जो एससीओ के इस शिखर सम्मेलन में काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अखिलेश, आपने कहा एजेंडे में सुरक्षा चिंता जो है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां जिस तरीके से तनावपूर्ण बनी हुई हैं। इससे इतर अगर मैं जानना चाहूं, चूंकि भारत जा रहा है और भारत के अपने भी कुछ अहम एजेंडे होंगे, इससे इतर और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं या वो बिंदु हैं जिस पर बातचीत हो सकती है? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलग से भी मिलेंगे। संभावना इस बात की भी है कि वे ईरान के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, उनसे भी मिलेंगे। ईरान जो है वो एससीओ का मेंबर पूर्ण सदस्य बनने के लिए पिछले साल ही प्रस्ताव ले लिया गया था। इस साल ईरान के साथ एससीओ एक एमओयू साइन करेगा और अगले साल ईरान जो है एससीओ का परमानेंट मेंबर, जैसे भारत पाकिस्तान है या रूस और चीन है, उस तरह से एक परमानेंट मेंबर बन जाएगा। तो कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में ईरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जिसके पास एक जो है तेल और गैस के काफ़ी रिसोर्स हैं और रणनीतिक तौर पे उसकी महत्ता काफ़ी है। हम चाबहार पोर्ट बना रहे हैं ईरान के साथ मिलकर, तो एक यह महत्वपूर्ण एजेंडा है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए कि जो एससीओ के अंदर जो क्या अभी हुआ, एससीओ की स्थापना के बाद से 20 साल हुए, 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन हो रहा है। उस शिखर सम्मेलन में इस बात की भी एनालिसिस होगी, इस बात की भी उसकी भूमिका और उसकी इंपॉर्टेंस को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। अखिलेश, समय कम है, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फ्रांसीसी विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के अलावा राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के दोस्ती और सहयोग के संदेश से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, आज यूरोप और विदेश मामलों के फ्रांसीसी मंत्री से मिलकर खुशी हुई। हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग पर चर्चा की। मेरे दोस्त के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए कोलोना के कहा कि उन्होंने मोदी को दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के मैक्रों के दृढ़ संकल्प के बारे में बताया है। भारत और फ्रांस ने अपनी रणनीतिक भागीदारी को हिंद प्रशांत से बाहर अंतरिक्ष तक फैलाने का फैसला लिया है। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के बीच इसे लेकर सहमति बनी है। फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने भारत की यात्रा पर वो हैं। उन्होंने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान यूक्रेन संघर्ष, हिंद प्रशांत तनाव, अफगानिस्तान की स्थिति सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने अंतरिक्ष सुरक्षा के मसले पर आगे आने वाले दिनों में नियमित तौर पर संवाद विकसित करने पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगले 3 सालों में भारत के 20,000 छात्रों को फ्रांस में पढ़ाई का मौका मिलेगा। फ्रांस और भारत सही मायनों में विश्वसनीय भागीदार हैं। दोनों देशों ने भारत प्रशांत त्रिपक्षीय विकास सहयोग की स्थापना की दिशा में काम करने के लिए भी सहमति जताई है। We agreed to work towards the establishment of an Indo-Pacific trilateral development cooperation that would facilitate development projects
especially in the framework of the International Solar Alliance. We are launching a scheme for the exchange of young professionals in the 18 to 35 age group as a follow-up to our migration and mobility partnership. 2, we expect the Indo-French campus on health that will be taking shape to establish double degree courses to facilitate exchanges and collaboration. वहीं फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए फ्रांस लगातार कोशिश करता रहेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के परिणामों से निपटने के लिए भारत और फ्रांस साझा रणनीति पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत में सुरक्षा और भयमुक्त माहौल बनाने के लिए दोनों देश साथ मिलकर इस इलाके के देशों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही रक्षा, परमाणु ऊर्जा, साइबर और अंतरिक्ष सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फ्रांस भारत के साथ मिलकर काम करेगा। Other ambitions, we want to work in the outer space, in the cyberspace, in fighting against terrorism, and I like to remind you that we are also very keen on moving forward with the Chaitapur nuclear power plant project, which is making good progress. भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर बात की। भारत और भूटान ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंध साझा करते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने विदेश सचिव विनय क्वात्रा से भी मुलाकात की और आपसी मुद्दों पर चर्चा की। और उसके बाद भूटान के राजा ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। भूटान भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिहाज से अहम मित्र राष्ट्र है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से फोन पर बात की और पाकिस्तान को F-16 बेड़े को पैकेज देने पर अमेरिकी सरकार के फैसले को लेकर चिंता जाहिर की। आपको बता दें कि अमेरिका ने F-16 विमान कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को $45 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। भारत अमेरिका के इस फैसले पर पहले भी आपत्ति जता चुका है, लेकिन अमेरिका ने अपने इस कदम को सही ठहराया था। अमेरिका का तर्क था कि ये पैकेज यूएस और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों का अहम हिस्सा है। इसमें पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ अभियान चलाने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने यह बताया था कि यह मदद केवल रखरखाव और मरम्मत के लिए है। पाकिस्तान को कोई भी नया हथियार नहीं दिया जा रहा है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि उन्होंने लॉयड ऑस्टिन से आपसी रणनीतिक सहयोग और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने तकनीक और औद्योगिक साझेदारी को लेकर भी संबंध मजबूत करने पर बात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। वो 17 से 19 सितंबर को लंदन का दौरा करेंगी। महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार सोमवार को वेस्टमिंस्टर एबे में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, जिसमें विश्व भर के करीब 500 नेता और विदेशी गणमान्य लोग शामिल होंगे। ब्रिटेन की पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का इस महीने की 8 तारीख को निधन हो गया था। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी के निधन पर शोक व्यक्त किया और भारत में 11 सितंबर को राष्ट्रीय शोक रखा गया था। आज से जम्मू कश्मीर की मतदाता सूची को दोबारा जांचा जाएगा। चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर के सभी संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में फोटो के साथ मतदाताओं की सूची के लिए विशेष जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक नोटिस जारी करके इसकी सूचना दी है, जिसमें यह कहा गया है कि आज से यानी कि गुरुवार से एकीकृत मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिस पर 25 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है कि 24 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को इसे लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। दावों और आपत्तियों का निपटान 10 नवंबर को किया जाएगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 25 नवंबर तक किया जाएगा।
और अब खबर संसद टीवी की। आज संसद टीवी को पूरे 1 साल हो गए हैं और आज ही के दिन 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद टीवी को लॉन्च किया। इस मौके पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर संसद टीवी को उसकी पहली वर्षगांठ पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि संसद टीवी को सफल 1 वर्ष पूरा करने पर बधाई। बीते साल में इस चैनल ने भारतीय लोकतंत्र को पुष्पित पल्लवित करने और जनमानस की वाणी को मुखरित करने में अहम योगदान दिया है। आशा है संसद टीवी राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को इसी सजगता के साथ निभाता रहेगा। उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और आइए इसी के साथ यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां, खेल जगत के समाचार भी बने रहिए हमारे साथ। The idea to conserve the big cats. The move to populate the forests of India. With the fastest sprinter on earth. Cheetah. Watch our special report on the majestic cat. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं संसद टीवी और अब नजर टॉप 10 पर। ईडी ने चीन की लोन ऐप कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ भुगतान सेवा मंच और दूसरी कंपनियों के खिलाफ धन शोधन मामले में नए सिरे से छापेमारी की। ये कार्रवाई चीनी कंपनियों के इंस्टेंट लोन ऐप से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन से जुड़े मामले में की गई। आईसीएमआर ने मंकी पॉक्स की जांच के लिए मुंह और नाक के सैंपल को महत्वपूर्ण बताया है। मंकी पॉक्स को लेकर आईसीएमआर के अध्ययन में ये कहा गया है कि मंकी पॉक्स वायरस का पता लगाने के लिए ओरोफेरिंजियल स्वैब और नासोफेरिंजियल स्वैब महत्वपूर्ण है। अध्ययन में मंकी पॉक्स जांच के लिए यूरिन सैंपल को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। त्रिपुरा से राज्यसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि आज है। राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए 22 सितंबर को चुनाव होगा। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने बीजेपी की ओर से इस सीट से नामांकन भरा है। अस्थिरता के दौर से गुजर रही झारखंड सरकार ने राज्य के स्थानीय लोगों को खुश करने के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में SC, ST और OBC आरक्षण को बढ़ा दिया है। अब राज्य की सरकारी नौकरियों में 77% आरक्षण दिया जाएगा। केरल के एर्नाकुलम में NIA की विशेष अदालत ने ISIS आतंकी को दोषी ठहराया है। सजा का ऐलान 19 सितंबर को किया जाएगा। आरोपी को 9 अप्रैल 2019 को कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर में अलकायदा से जुड़े अंसार गजवत अल हिंद के 2 आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की पहचान एजाज रसूल नजर और शाहिद अहमद उर्फ अबू हमजा के रूप में हुई है। आज से आंध्र प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होगा। इसके साथ ही राज्य की विधान परिषद का भी सत्र आज से शुरू होगा। सरकार इस सत्र में 3 अहम पूंजी विधेयक पेश कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि विधेयक को इसी सत्र में मंजूरी मिल सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय नागालैंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष राज्य के गिरजाघरों में जाएंगे, साथ ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नागालैंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगलुरु में आज से 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की शुरुआत हो रही है। लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित इस शो का ये 5वां संस्करण है। मैन्युफैक्चरिंग शो का मुख्य फोकस मेक इन इंडिया है। आज से तमिलनाडु में फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम की शुरुआत हुई। ये पहल मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने की है। योजना के पहले चरण में 1500 स्कूलों के 1,14,000 से अधिक बच्चों को सुबह का नाश्ता दिया जाएगा।
और आइए अब नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल नहीं है। ज़ेलेंस्की के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है। ज़ेलेंस्की के प्रवक्ता सेर्ही नाइकीफोरोव ने एक फेसबुक पोस्ट में यह बताया है कि घटना के दौरान एक कार राष्ट्रपति की कार और मोटरसाइकिल से टकरा गई। दुर्घटना के बाद एक डॉक्टर ने ज़ेलेंस्की की जांच की और बताया कि वो गंभीर रूप से घायल नहीं है। डॉक्टर ने ज़ेलेंस्की के साथ ड्राइवर को भी चिकित्सा सहायता दी है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए अफगान कोष स्थापित किया है। अमेरिकी सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों की सहायता के लिए 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि बाइडेन प्रशासन ने अफगानिस्तान पर तालिबान के आधिपत्य कर लेने के बाद वहां के सेंट्रल बैंक और उसके फंड को अपने कब्जे में ले लिया था। उसी फंड को अब बाइडेन प्रशासन अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए खर्च करना चाह रहा है। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्दालेना एंडरसन ने बुधवार रात अपने इस्तीफे की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वो संसद के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेंगी। उन्होंने यह इस्तीफा चुनाव परिणाम के नतीजे स्पष्ट होने के बाद दिया है। नतीजों में उनके गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। इन नतीजों को देखते हुए उन्होंने अपनी हार स्वीकार की है। पीएम पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। वहीं जीत के बाद स्वीडन डेमोक्रेट्स के नेता जिमी एक्सन ने कहा कि उनकी पार्टी स्वीडन में सुरक्षा के बहाल करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये समय अब स्वीडन को पहली प्राथमिकता में रखने का है। आपको बता दें कि चुनावी नतीजों में स्वीडन में 349 सीटों वाली संसद में 176 सीटों के साथ दक्षिणपंथी ब्लॉक सबसे आगे है, जबकि रिक्स डैग और एंडरसन के सेंटर लेफ्ट ब्लॉक ने 173 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि अंतर बेहद मामूली है। कोविड-19 को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आंकड़े जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले हफ्ते दुनिया भर में कोरोना वायरस में होने वाली मौतों की संख्या मार्च 2020 के बाद से महामारी में सबसे कम थी। WHO के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में मौतों में 22% की गिरावट आई है, जो दुनिया भर में केवल 11,000 से अधिक है। दुनिया के हर हिस्से में बीमारी में हफ्ते भर की गिरावट जारी रखते हुए 3.1 मिलियन नए मामले अब तक सामने आए हैं। We have never been in a better position to end the pandemic. We're not there yet, but the end is in sight. और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत की सुर्खियों पर। देश में सेमीकंडक्टर बनने से 1 लाख रुपए में बिकने वाला लैपटॉप 40,000 रुपए से कम कीमत में बिकेगा। देश में 1,54 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पहले सेमीकंडक्टर का प्लांट जिसकी शुरुआत हो चुकी है और इसी की वजह से ऐसा संभव होगा। अब तक सेमीकंडक्टर सिर्फ ताइवान और कोरिया में ही बनता था। भारत की कंपनी ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस कंपनी फॉक्सकॉन के साथ ज्वाइंट वेंचर कर भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण कर रही है। साल 2022 की पहली तिमाही में भारतीय बाजार में 5.8 करोड़ के कंप्यूटर शिपमेंट्स आए हैं, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। अगस्त के महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़ी है और माना यह जा रहा है कि सितंबर में महंगाई दर और बढ़ेगी। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस महीने नीतिगत दरों रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी कर सकता है। अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7% पर पहुंच गई। एक महीने पहले जुलाई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 6.71% और पिछले साल अगस्त में 5.3% था। महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई ने इस साल प्रमुख ब्याज दरों को 3 बार बढ़ाकर 5.40% कर दिया। इसके बावजूद मुद्रास्फीति 6% से ऊपर बनी हुई है। पेट्रोल डीजल बेचने वाली कंपनियों की तरफ से आज फिर सुबह 6 बजे नए रेट जारी किए गए। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 96.72 रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
वहीं महाराष्ट्र और मेघालय को छोड़ दें तो राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में लगातार 117 दिन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और आइए अब बात कर लेते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक खेला जाएगा। देश में आयोजित की जाने वाली पहली फीफा महिला प्रतियोगिता होगी। अधिक संख्या में युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और भारत में फुटबॉल के खेल को विकसित करने में भी मदद करेगा। अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो एफसी फीफा द्वारा करवाई जाएगी, उसकी साइनिंग ऑफ गारंटीज की अनुमति दी गई है। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है। भारत को विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में पहला मेडल मिल गया है। देश के स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। विनेश ने रेपेचॉप के पहले मैच में एशियन चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट कजाकिस्तान की एशिमोवा को 4-0 से हराया। फिर अगले दौर में उनका सामना अजरबैजान की पहलवान से होना था, लेकिन वो चोट के कारण उतर नहीं सकी और भारतीय स्टार को ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में जगह मिली। वहीं ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में उन्होंने यूरोपियन चैंपियन जोना मैलम ग्रेन को 8-0 से हराते हुए इस बार के चैंपियनशिप में भारत का खाता खोला। विनेश हालांकि अपने पिछले प्रदर्शन को सुधार नहीं पाई, लेकिन एक बार फिर वो अपनी झोली में मेडल के साथ वापस लौटी हैं। और इधर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत की पहलवान निशा दहिया आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला खेलेंगी। वर्ल्ड रेसलिंग में गोल्ड जीतने के इरादे से उतरी निशा दहिया को चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें जूनियर वर्ल्ड चैंपियन जापान की एमी एशी ने कड़े मुकाबले में 5-4 से मात दी। निशा अब आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला खेलने उतरेंगी। गोल्ड ना जीत पाने से निराश निशा की कोशिश देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने की होगी। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संसद टीवी के 1 साल पूरा होने के मौके पर संसद टीवी और उनके कर्मचारियों को बधाई दी है, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि संसद टीवी का पहला साल सफलतापूर्वक पूरा होने पर बधाई। नैतिक पत्रकारिता का अभ्यास करते हुए संसद की भावना को आम लोगों तक पहुंचाकर संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में इसकी भूमिका की सराहना करें। मेरी शुभकामनाएं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास पर। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। आज अभियंता दिवस है। ये दिवस मनाया जाता है भारत के महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की याद में। 15 सितंबर साल 1860 में आज ही के दिन विश्वेश्वरैया का जन्म कर्नाटक में कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर में हुआ। भारत में कई क्षेत्रों को विकसित और समृद्धशाली बनाने में विश्वेश्वरैया का अभूतपूर्व योगदान रहा है। साल 1912 में इन्हें मैसूर के महाराजा ने दीवान यानी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया। विश्वेश्वरैया की 100वीं जयंती के मौके पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। साल 1955 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। 15 सितंबर साल 1915 में लांस नायक करम सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के सहना में हुआ। करम सिंह उन 21 भारतीय सैनिकों में से एक हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। साल 1947 से 1948 में बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में अक्टूबर 1948 को लांस नायक करम सिंह जम्मू और कश्मीर के रिचमार गली में एक सेक्शन की कमान संभाल रहे थे।
दुश्मन सेना ने 8 बार लगातार उनकी पोस्ट पर हमला किया। इस दौरान लांस नायक करम सिंह ने विषम परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय दिया। उनकी इसी बहादुरी के लिए उन्हें साल 1948 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 15 सितंबर साल 1959 को दूरदर्शन का पहला प्रसारण हुआ। भारत के तत्कालीन और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पहले प्रसारण का उद्घाटन किया। तब दूरदर्शन को आधे घंटे के प्रोग्रामिंग के साथ प्रयोगात्मक आधार पर शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए नई दिल्ली में शुरू किया गया था। दूरदर्शन एक लोक सेवा प्रसारक के तौर पर दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक है।